हे एवरीवन, चलिए अब हम सब केमिस्ट्री का ही देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास 11 का जो कि आपका साल 2023 में पूछा गया था। तो अभी जो अब हम लोग लेक्चर 1 किए थे उसमें से हमारा 2025 का हम लोग कवर अप किए थे। आज जो अभी हम लोग करेंगे वो 2023 वाला करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिल भी जाएगा। ठीक, तो जो जो क्वेश्चन को बताया गया है उन सभी प्रश्न को आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए 1 है केल्विन, फिर है सेल्सियस, फिर है फ़ारेनहाइट और उसके बाद फिर है क्या है, सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा, जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। बड़ा ही आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंट एनालिसिस गेव कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 9.67% एंड द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। तो इस कंपाउंड का इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो देखिए, कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ है भाई? 38.71%। ठीक, यानी कि इसको हम लोग 38.71 ग्राम लिख सकते हैं। एंड हाइड्रोजन कितना दिया गया? 9.67%, यानी कि 9.67 ग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये एक और चीज़ होगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करने बोल रहा है। तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम हो जाएगा? तो हर चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100। तो 100 माइनस क्या करेंगे? देखिए, ऑक्सीजन का निकालने के लिए, ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 में से घटा देंगे 38.71 प्लस 9.67, ये दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो 100 माइनस ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 48.38 आएगा। ठीक है, तो 100 में से 48.38 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 48.38 को माइनस करोगे तो आएगा 51.62। तो यानी कि ऑक्सीजन कितना ग्राम निकला? 51.62 ग्राम निकला। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे? एक बारी कार्बन का, एक बारी हाइड्रोजन का और एक बारी ऑक्सीजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे? कार्बन एटम। ठीक, तो क्या होता है उसका? गिवन मास टू द मोलर मास। तो मोल्स के गिवन मास कितना है कार्बन के लिए? 38.71 है और बटा में इसका मोलर मास कितना होता है? 12। आप लोग ये दोनों को डिवाइड दे लीजिएगा। ठीक है, इसका आएगा 3.226। ये हो गया इसका नंबर ऑफ मोल से निकल गया किसका? कार्बन का। ठीक उसी प्रकार से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका? हाइड्रोजन का। तो क्या होता है? गिवन मास टू द मोलर मास। तो गिवन मास यानी W टू द मोलर मास, इससे डिवाइड कर देंगे। तो गिवन मास कितना दिया गया है? 9.67 और बटा में इसका मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9.67 ही आएगा। ठीक, अगेन उसी तरह से हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का भी हम लोग कितना निकाले थे? 51.62 ग्राम निकाले थे गिवन मास। ठीक है, और बटा मोलर मास, तो ऑक्सीजन का मोलर मास 16। तो ये दोनों को डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 3.226, इतना आया। ठीक, तो सिंपलेस्ट एक क्या आया? देखिए, कार्बन का यहाँ पर कितना आ गया था? कार्बन का आया था 3.226। उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोजन का कितना आया था? 9.67। ठीक, एंड ऑक्सीजन का कितना आया? यही आया 3.226, ये आया। तो इसमें सिंपल होल नंबर क्या है? यहाँ पर सिंपल नंबर ये कार्बन वाला है और ऑक्सीजन वाला 3.226। तो यही सबको हम लोग इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का निकलेगा 1, इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली निकलेगा 3, हाइड्रोजन में 3 निकलेगा एंड ऑक्सीजन का भी कितना निकलेगा? अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है, तो मतलब देखिए, यहाँ पर कार्बन का कितना निकला? 1, हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना निकला? 3 एंड ऑक्सीजन का 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ से इम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया? CH3O, ये बन गया हमारा, है ना। तो CH3O कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, CH3O। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है? तो देखिए, डी ऑर्बिटल में कितना आपका, डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल रहता है? 5 ऑर्बिटल रहता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया। और हम सब जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में
दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितना हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 और 2 10, यानी कि 4d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया, 24। तो 24 इसका करेक्ट एटॉमिक, इसका इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सही इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो ये क्रोमियम है, तो क्रोमियम के आसपास में नोबल गैस कौन सा आता है हमारा, आर्गन, आर्गन लिख लेंगे। अब देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। तो याद रखिएगा क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों हाफ फील्ड एनर्जी में आते हैं और फुल फील्ड एनर्जी में आते हैं। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 4s1 18 है ना, तो 18 यहाँ पर 4s1 होगा और 3d5। ठीक है, तो 18 और 1 19 और 5 24। याद रखिएगा 4s2 नहीं दीजिएगा, 4s2 दीजिएगा और 3d4 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 1 2 3 4 और एक और बना देते हैं 5, 5 ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलता है ना कि एनर्जी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती या तो फुल ऑर्बिटल में होती या तो हाफ फुल ऑर्बिटल में होती। यदि हम 3d4 रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं, तो यहाँ पर हाफ फील्ड भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका एनर्जी लेवल कम है। तो इसलिए क्या करेंगे, 4s2 जो था उसे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देंगे और 3d5 में भेजेंगे, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल का क्या होता है, एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता है। तो इस चीज़ को हमें देखना, 4s1 और 3d5 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम। यहाँ पर मास कितना दिया गया है, 60 ग्राम दिया गया है, और उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे रखा है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका लैम्बडा पूछा है, वेवलेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इसके प्लांक्स कांस्टेंट के। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय इट्स मोमेंटम p। तो यहाँ पर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो h बटा m भी हो जाएगा, तो h लिखेंगे। h का वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू बैठाइएगा। तो एच का वैल्यू 6.63 दिया हुआ है, गुना 10 के पावर -34 लेने बोल रहा है। ठीक है, मास कितना है, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 0.06 केजी हो जाएगा। मल्टीपल वेलोसिटी आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, ये नीचे 0.06 और गुने 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 आएगा। ये दोनों को आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 11.1 बार में कट जाएगा। ठीक है, छः छः होता है ना, 11 छक्के 66, तो 11.1 बारी में कट गया। तो कितना है आपका, 11.1 मल्टीपल 10 टू द पावर -34 मीटर। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को एक अंक घसका लेते हैं, मतलब बाएं तरफ लाते हैं। तो जैसे ही अगर डिजिट को हम लोग छोटा करते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाता है। तो 1.11 गुने यहाँ पर पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो -34 से एक पावर बढ़ जाएगा तो क्या बनेगा, -33। भाई एक पावर बढ़ाया मतलब -34 + 1 बराबर क्या हुआ, -33। इस तरह से। ठीक है, तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर -33। तो 1 को हम लोग नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो क्या हो गया इसका, 10 टू द पावर -33 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका न्यूमेरिकल से दिया गया, तो न्यूमेरिकल को आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर वीडियो में देख लिए, उसके बाद फिर से कॉपी को निकालिएगा, कॉपी पेन जो भी है आपके पास। तो उसके बाद फिर क्या करिएगा, जो जिस प्रकार से हम बताएं इस फार्मूला पर आप बैठा लीजिएगा, लैम्बडा = h/m/v। ठीक है, h की जगह पर ये बैठाइएगा, ये वैल्यू। मास की जगह पर क्या बैठाइएगा, 0.06 kg, एंड वेलोसिटी की जगह पर 10 बैठाइएगा। ठीक है, अपने आप उसका आंसर फेंक देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है। तो ये बहुत ही इजी से सवाल पूछा है। तो फोर्थ पीरियड में क्या होता है, देखिए हे ली ना क्या
ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड हुआ, सेकंड पीरियड हुआ, थर्ड पीरियड हुआ, फोर्थ पीरियड हुआ। तो फोर्थ पीरियड में किससे शुरू होता है? आपका पोटेशियम से शुरू होता है। पोटेशियम से शुरू होता है, यानी कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फोर्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन, फ्लोरीन 1 नेगेटिव आयन, सोडियम 1 पॉजिटिव आयन। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और यहाँ 3 नेगेटिव है, मतलब 3 को प्लस करेंगे तो 7 और 3 10। ऑक्सीजन में उसी तरह से 8 होता है और यहाँ पर 2 नेगेटिव 2 जोड़ देंगे तो फिर से 10। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 नेगेटिव तो 1 जोड़ेंगे फिर से 10। सोडियम का 11 होता है, 1 पॉजिटिव तो 1 घटा देंगे फिर से 10। तो इसमें देखिए सभी का कितना आ रहा है? 10 10 10, यानी कि ये कौन सा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और हम लोग जानते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है ना, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा रहेगा उसका साइज भी उतना बड़ा रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में याद रखिएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज भी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज भी उतना छोटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा? आयनिक रेडियाई पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ में से सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सोडियम का। तो इसको सजाना है आपको। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट साइज किसका होगा? भाई इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसका ज़्यादा साइज होगा। फिर उससे कम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का है तो फिर उसका साइज होगा। फिर उससे कम किसका? फ्लोरीन का है तो फिर उसका साइज होगा। फिर उससे कम किसका? सोडियम का, फिर इसका होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही साइज क्या होगा? बड़ा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा साइज आपका किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, और सबसे छोटा जो होगा साइज वो सोडियम का होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है। तो सभी पीरियड में अल्कली मेटल का क्या होता है? उसका स्मॉलेस्ट रेडियस, उसका रेडियस छोटा होता है अल्कली मेटल का, या फिर लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप 1 में जो आता है आपका क्या क्या हो गया? ली, ना, क्या, रब से फरियाद करूं। तो जितने भी ये सब अल्कली मेटल है ना, तो ये सब अल्कली मेटल को क्या, इन सब अल्कली मेटल का देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2,1 इसका निकलेगा, 2,8,1 इसका निकलेगा, 2,8,8,1 इसका कितना निकलेगा? इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लिथियम का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, पोटेशियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन, रुबेडियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन, सीजियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, इस प्रकार से। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस आसानी से निकालने, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालना क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितने भी अल्कली मेटल होते हैं सारे पीरियड में, उन सभी का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 हो जाएगा। 9 में द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। BeCl2 का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो एक तरफ बी लिखिए, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा। तो ये कौन सा है? आपका लीनियर वाला में आता है। इसका जो एंगल होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें जो आपका डायपोल मोमेंट होता है वो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर वगैरह को देख लीजिएगा, बॉन्ड पोलैरिटी को देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर शेप को देख लीजिएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर शेप कैसा है? लीनियर है। और बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड पोलैरिटी है इसका वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन के कारण से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसके लिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर शेप प्लस में बॉन्ड पोलैरिटी। तो मॉलिक्यूलर शेप लीनियर यानी कि 180 डिग्री, और बॉन्ड पोलैरिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कारण से वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। प्रोपाइन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे? तो पहले प्रोपाइन का बनाते हैं। ठीक है, प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एक, और प्रो मतलब 3 कार्बन, तो 2 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिए। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 3 और घट रहा है, तो 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। अब देखिए गिन के कार्बन 4 बॉन्ड हो गया इसके लिए, 1 2 3 4, 4 हो गया। ये कार्बन लास्ट वाला को देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4, भाई ये लास्ट नहीं, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखिए
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कुछ नहीं होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है और दो क्या होता है, पाई। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसको पाई बना दीजिए, ये पाई हो गया, 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 ठीक है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा हो जाएगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है और दो को क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 6 सिग्मा 2 पाई कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, 6 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के अनुसार जियोमेट्री ऑफ BRF5, तो BRF5 का जियोमेट्री क्या होगा वेस्पर थ्योरी के अनुसार। अब देखिए बी आर का मतलब हुआ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s2 4p5, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, BRF5, तो 7 इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन के, जिसमें से ब्रोमीन जो है ना वो 5 फ्लोरीन एटम के साथ में, 5 फ्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है भाई, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, 5 क्या हो गए इसमें बॉन्ड पेयर। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, तो 5 क्या हो गए BRF5 में। ये ब्रोमीन जो है वो 5 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। जबकि यहाँ पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन था, याद करिए 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अब कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कितना है, लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा हुआ है। कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। कैसे, तो 5 तो क्या हो गया, BP बॉन्ड पेयर हो गया, प्लस एक जो हो गया लोन पेयर हो गया। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर सब भी मिलाकर को कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। सारा चीज को मिला करके हम लोग कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब याद रखिएगा लेकिन एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर 6, देखिए 6 लोन पेयर रहते, मतलब यानी कि 6 बॉन्ड पेयर रहता, सिर्फ और सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर BP रहता, 6 बॉन्ड पेयर रहता, तो इसका जो ज्योमेट्री रहता वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि 6 बॉन्ड पेयर, हाँ 5 बॉन्ड पेयर है ना, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर है और एक ठो क्या है यहाँ पर लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो इसके लिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। 6 बॉन्ड पेयर अगर रहता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो जब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाता है ना, तो उसका शेप कैसा हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, चेंज हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ऑक्टाहेड्रल से चेंज होकर के स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। तो हमारा केस में क्या है, 5 तो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड पेयर बना रहा है और एक लोन पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। लेकिन यही अगर रहता 5 बॉन्ड पेयर रहता और 2 लोन पेयर रहता, तो वो फिर कैसा हो जाता, स्क्वायर प्लानर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा भाई। इसमें थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl, इसमें फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड बनाए हुए है, 5 क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड बनाए हुए। तो फास्फोरस का आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d, हम लोग पिछले लेक्चर में भी किए हुए हैं। sp3d आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है, आ गैस विच ओबे गैस लॉ, एक गैस है जो कि गैस लॉ को ओबे करता है एट ऑल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर गैस लॉ को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, रियल गैस, आइडियल गैस, नोबल गैस या नन ऑफ दिस। तो जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब भाई इस चीज को हम लोग फिर से यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा है यार। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू compress 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू
मतलब 500 DMQ एयर का एक बार प्रेशर पर से, ठीक है। तो एक बार प्रेशर में 500 DMQ से 200 DMQ लाना है आपको, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, ठीक है। तो यहाँ पर P1 कितना दिया गया, प्रेशर कितना दिया गया 1 बार, तो 1 बैठाएंगे। V1 कितना दिया गया 500 DMQ, तो 500 बैठाएंगे, बराबर P2 हमसे पूछा हुआ है तो P2 लिखेंगे गुने V2 कितना दिया हुआ है 200 DMQ दिया हुआ है। तो यहाँ पर P2 बराबर क्या हो जाएगा 500 और बटा में 200, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 5 को डिवाइड करेंगे 2.5। तो यहाँ पर P2 कितना निकला 2.5 बार, 2.5 बार प्रेशर निकला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। देखिए ये डेफिनेशन से ही पूछ दिया है कि द एंथैल्पी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो, से जीरो लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि द इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन में इंथाल्पी कितना रिलीज हो रहा है 46.0 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है, ठीक है। द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन, तो अब चेंज कर रहा है, तो इंथैल्पी चेंजेस के लिए क्या होगा 2 मोल अमोनिया के लिए, 2 मोल अमोनिया के लिए चेंज में क्या होगा, मतलब यानी कि आपको इंथैल्पी चेंज बताना है, वो भी कितना मोल के लिए 2 मोल अमोनिया के लिए। तो पहले हम लोग 1 मोल अमोनिया के लिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N2, हाफ N2 ले लेते हैं क्योंकि 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो हाफ करेंगे यहाँ पर, 1 मिनट इसको मिटाते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे हाफ N2, हाफ N2 का मतलब क्या हुआ, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक हुआ, ठीक, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/2 H2। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं NH3, तो अमोनिया का 1 मोल बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अमोनिया का 1 मोल जो बन रहा है उसमें 46 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। कौन सा रिएक्शन है ये, एक प्रकार का भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसको हमको 2 मोल के लिए बनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 2 मोल अमोनिया के लिए पूछा हुआ है, वो भी रिवर्स रिएक्शन में। तो 2 मोल के 1 मोल के लिए कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है 46 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है ना। तो 2 मोल के लिए कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 46 दूना कितना हो जाता है यहाँ पर 4 दूना 6 दूना 12 के 2 बाकी थे, 4 दूना 8 और 1 9, 92 किलो जूल पर मोल हो जाएगा 2 मोल के लिए, ठीक। लेकिन माइनस में नहीं होगा, क्यों माइनस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन दिया गया, इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, अभी यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन दिया। तो जब रिवर्स रिएक्शन हो जाता है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज किस में बदल जाता है, पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 92 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन क्या है कि हम लोग कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए समय लगेगा, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा बनेगा। भाई 11th क्लास है, नहीं ये 9 और 10 की तुरंत फटाक से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग बढ़ते हैं कि रिएक्शन दिया गया A+B और CD बन रहा है, C+D बन रहा है, और साथ में वहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक, हीट भी। तो इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो +Q दिया गया है, +Q यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसका मतलब समझिएगा कि कौन सा रिएक्शन है, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। -Q रहता तो ये क्या होता है इंडोथर्मिक। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, +Q भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर +Q आपको दिख रहा होगा, +Q C+D+Q, तो एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है, यानी कि ये क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसमें क्या होता है कि डेल्टा S का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर डेल्टा H एंथैल्पी चेंज जो होता है वो लेस देन क्या होता है 0 होता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T टेम्परेचर, ठीक। तो यदि याद रखिएगा यदि डेल्टा S पॉजिटिव हो, डेल्टा S जो कि यहाँ पर आपका क्या है पॉजिटिव है, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा नेगेटिव है, तभी दोनों मिलकर के डेल्टा G को नेगेटिव बना पाएंगे, वो भी क्या हर टेम्परेचर पर। कब बना पाएंगे हर टेम्परेचर, यानी कि एट एनी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, फॉर द रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक रिएक्शन दिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें Kp आपको लिखना है, ठीक है। तो Kp लिखना है, तो इसके लिए क्या होता है, तो Kp के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर
प्रोडक्ट वाला लिखते हैं हम लोग के कांस्टेंट, के वाला लिखते हैं के प्रोडक्ट, और बटा में के रिएक्टेंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एक थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, सिर्फ ये गैस स्टेट में एक यही है कार्बन डाइऑक्साइड। और केपी जब भी लिखा जाता है तो गैस के लिए लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केपी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है PCO2। बाकी बात तो ये दोनों तो रिएक्टेंट, तो यहाँ पर तो देख सकते हैं कि ये तो आपका सॉलिड स्टेट में है भाई। यहाँ पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट भी है वो भी सॉलिड स्टेट में, तो वो भी नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ गैस वाला लिखाएगा केपी इज इक्वल टू PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होता है, तो कंजुगेट एसिड किसको कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो NH3 है, ठीक है। तो जो यहाँ पर से हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो एन अमोनिया का कंजुगेट के एसिड क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन को लेगा और किस में बदल देगा, अमोनियम आयन में बदल देगा, NH4 हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया, या फिर BF3, या फिर अमोनियम। तो इसमें से लेविस एसिड आपको छांटना है। तो लेविस एसिड क्या होता है, एक लेविस बेस क्या होता है, तो वो आपको क्या करना है भाई, छांटना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या, लेविस एसिड किसको कहते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, लेविस एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन ये लोन पेयर क्या करेगा, देता है, लोन पेयर देता है, तो ये तो लेविस बेस हो जाएगा। अमोनिया भी क्या करता है, लोन पेयर देता है, ये भी लेविस बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमोनियम आयन, इसमें भी देखिए ये तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, लोन पेयर है ही नहीं इसके पास। उसके बाद BF3, तो BF3 के पास में क्या होता है कि बोरोन के पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि 6 ही होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट माना जाता है। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वही क्या कहलाता है, लेविस एसिड, यानी कि BF3 बोरोन वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द pH ऑफ अ 10⁻⁻10 m NaOH सोल्यूशन इज नियरेस्ट टू, किसके नियरेस्ट में है, तो देखिए 10⁻⁻10 m NaOH दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पावर इतना ज़्यादा है कि ये खुद को क्या कर लेता है, क्योंकि कैंसिल आउट कर लेता है बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को भी कितना देता है, वो लगभग 10⁻⁻7 देता है, उसका भी pH वैल्यू कितना होता है, 7 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको कौन कैंसिल कर देता है भाई, आपका ये वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए ये NaOH बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, जिसका pH वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। अगर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया होगा ना 21 वाला, तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। इसको हम अच्छा से बोर्ड पर बता देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ और ज़्यादा हमको लिखना उखना पड़ेगा। या तो जो सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसमें आपको आपका सोल्यूशन हमें समझ में नहीं आया, तो वो सब क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर इतना का हमें सोल्यूशन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर इतना का। तो उसको हम क्या करेंगे, बोर्ड पर अच्छा से वहाँ पर बना लेंगे वीडियो, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ClO3 माइनस आयन इज। तो क्लोरीन का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ClO3 माइनस, देखिए तो क्लोरीन का पूछा है तो इसको एक्स मान लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, तो एक्स लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 2 6 -1, ठीक है। तो एक्स बराबर -1 प्लस 6 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो गया, 5 आंसर हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल जाएगा भाई, +5, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग फास्ट में करेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 23 का पहला हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 में दिया गया है एक रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं रहा, तो इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल है
ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर इधर भी हाइड्रोजन। इसमें कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री बनता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्विकलाइम। क्विकलाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये क्या होता है? क्विकलाइम का मॉलिक्यूलर फार्मूला। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल हो गया, स्टोन वगैरह का ये फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसको पीरियोडिक टेबल में किधर रखा गया है? तो याद रखिएगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में रखा गया है। ग्रुप 1 में क्या क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है, हेलिना क्या रब से फरियाद करूं, ये हो गया आपका ग्रुप 1। ग्रुप 2 में क्या है? बेटा मांगे कन्याएं सुंदर बाप रोए। ठीक है, बाप राजी चे बाप रोए। ठीक है, इस प्रकार से बाप राजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? नेचर क्या होता है वो? तो बोरेक्स का केमिकल फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, Na2B4O7 मल्टीपल 10H2O, ये होता है बोरेक्स का। ठीक है, तो ये एक प्रकार इसका क्या होता है? नेचर क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन? तो आपका क्या होता है? बेस होता है, बेसिक होता है। क्योंकि इसको जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो आपका क्या बनता है? एक वीक एसिड बनता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ठीक, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? बेसिक हुआ नेचर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का और कौन है? डोलोमाइट की, एजुराइट की, मेलाकाइट या फिर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ पर पहले फंक्शनल ग्रुप छाटिए। फंक्शनल ग्रुप CO, C डबल बॉन्ड हो। CO किसका होता है? कीटोन का। कीटोन का अंतिम नाम क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स में सफिक्स के रूप में क्या होता है? कीटोन का ऑन होता है। तो यहाँ पर ओल है, अल है, यहाँ पर अल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑन होगा, पेंट 3 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में बढ़ते हैं। 32 में दिया गया है भाई एक कार्बन एटम है, उसके ऊपर में CH3 है, फिर लेफ्ट साइड में CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन सेंट्रल कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वाला हो गया। ठीक, यानी कि आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 32 है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन है? NH3 Cn माइनस या तो फिर COOH या फिर Cl पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है? इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा? क्लोरीन आयन एक्सेप्ट करना चाहेगा, Cl पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये अगला है क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है? तो पहले 3 डिग्री, उससे कम रहता है 2 डिग्री और उससे कम सबसे कम रहता है 1 डिग्री। ठीक, मतलब टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए ये टर्सरी है बट ये टर्सरी प्राइमरी में आ रहा है। ठीक, इसमें देखिए ये कार्बन है और यहाँ पर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 में क्या दिया गया है? एक रिंग दिया गया है इस प्रकार से। तो इस रिंग का नाम लिखना है, क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन नहीं भाई, 6 कोना है तो साइक्लोब्यूटेन कहाँ से होगा? 6 कोना है, पेंटेन कहाँ से होगा? बेंजीन नहीं होगा। बेंजीन कब होगा? जब इसके अंदर में इस तरह गोल करके रिंग रहेगा तब होगा, या तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 है द आयुपेक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलिसिस ऑफ पेंटूइन। पेंटूइन का तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 दूसरा पर यहाँ पर हम सब क्या करते हैं? 1 2 यहीं पर कर देते हैं दूसरा। ठीक है, इधर इधर इधर। तो दूसरा पर क्या करते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो इसका ओजोन लिसिस कराएंगे, तो ओजोन लिसिस कराएंगे तो इधर ये अलग टूटेगा, इधर ये अलग टूटेगा और किस में? अल्डिहाइड ग्रुप में टूटेगा। तो ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनाएंगे तो इथेनल और 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनाएंगे तो प्रोपेनल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका इथेनल एंड प्रोपेनल, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथिन है, कैन बी प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर हो सकता है? तो ये कैसे प्रिपेयर हो सकता है? हीटिंग ऑफ, ये क्या? CH3COO विथ सोडा लाइम। नहीं नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि सोडा लाइम से करवाएंगे तो ये आपका सोडामाइड इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अमाइड ग्रुप में चला जाएगा।
हीटिंग CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल को हीट करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 हाई, यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए CH3CH2OH, जब अल्कोहल को हम लोग ना किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों निकलता है और क्या बन करके निकल जाता है, H2O बन करके निकल जाता है। तो OH यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन खाली हो जाएगा, तो बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो यहाँ फिर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ये आपका किसके द्वारा हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, अल्डिहाइड है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला है, या फिर हमारा वो हाइड्रोक्साइड वाला है, या फिर COOH, यानी कि आपका क्या है COOH, इसका मतलब क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक। तो इसमें से कौन है, तो देखिए ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, और एक मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक। और ऑर्थो एंड पारा का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि उस चीज़ को हम लोग इसका एक अपोजिट समझ सकते हैं। ये मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, बट आप समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना क्या होता है, वो मेटा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब हाँ इलेक्ट्रॉन जबकि डोनेट जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका ऑर्थो एंड पारा। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले क्या हो गए, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल ग्रुप है, जबकि अल्डिहाइड NO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 39 में, 39 यहीं पर है ना, 39 में क्या दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इन द अपर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर में ही ना पाया जाता है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन के लिए कौन ये कारण है, तो फेरोन्स कारण है, यानी CFC भी है, ठीक है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड द अदर ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके दूसरा ग्रीन हाउस गैस कौन है, मीथेन है कि नाइट्रोजन है कि आर्गन है कि ऑक्सीजन। तो इसके लिए क्या सही उत्तर होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा सही। भाई इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपको उत्तर देना कि इसके लिए क्या सही होगा। अब देखिए 40 का 40 प्रश्न हो गया है हमारा, हम लोग 2025 का सेट किए, 2023 का सेट किए, अगर मेरे पास और भी होगा तो हम उसको जल्द ही करवा देंगे। तब तक आप लोग घर में पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपका ये प्लस नहीं आएगा तो भाई और ये अच्छी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अधिक से अधिक नंबर क्या करो, स्कोर करो। और एक बात और को ध्यान में रखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको जिस जिस क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन समझ में ना आया हो, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो मैं उन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन अपने बोर्ड पर दे दूंगा, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे तब तक और क्या क्या हमारे पास जुगाड़ हो पाता है, ठीक है। तब तक आप घर में पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।